सोचो अगर एक सुबह उठते ही दुनिया के लगभग सारे मर्द अचानक मर जाएं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचे तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। ह्यूमैनिटी अपनी नॉर्मल और मेजर्ड लाइफ जी रही होती है। व्हाइट हाउस में बड़े पॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व किए जा रहे होते हैं, जबकि उसकी दीवारों के बाहर ऑर्डिनरी लोग कल के प्लान्स बना रहे होते हैं, बिना इस बात को जाने कि उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल देती है। किसी अननोन रीजन की वजह से शहर में वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले सब लोग अचानक मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में एनिमल्स और बर्ड्स से लेकर इंसान तक सारे मेल बींग्स खत्म हो जाते हैं। इन्हीं में देश का प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। सिर्फ 2 मेल जिंदा बचते हैं, एक यंग और टैलेंटलेस इल्यूजनिस्ट जिसका नाम यॉरिक ब्राउन है और उसका पेट कैपुचिन मंकी एम्परसैंड। इमरजेंसी की सिचुएशन में रेजिना ओलिवर को प्रेसिडेंसी संभालनी थी, लेकिन कैटास्ट्रोफी के वक्त वो देश के बाहर थी और तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। नेचुरली लीडरशिप के ना होने की वजह से सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। शहर में राइट्स शुरू हो जाते हैं। पैनिक में आई हुई औरतें अपने आसपास की हर चीज तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। व्हाइट हाउस के अंदर भी टेंशन बढ़ने लगती है। स्टाफ को एहसास होता है कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो पूरी तरह फंस जाएंगे। कोल और क्लीन वाटर की सप्लाई खत्म हो जाएगी। फूड भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एनिमल्स अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और इतने कम टाइम में इनफ रिजर्व्स तैयार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक शहर तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सेनेटर जेनिफर ब्राउन लीडरशिप अपने हाथ में लेती है। कुछ ही देर बाद उनके पास एजेंट सारा बर्गेन आती है, जो प्रेसिडेंट की सीक्रेट टास्क फोर्स डेजिग्नेटेड 355 की मेंबर है। सारा बताती है कि उसे यहाँ किसी रियल थ्रेट की वजह से भेजा गया था, लेकिन उसे अपनी न्यू मिशन के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लेने का मौका ही नहीं मिला। इस पूरे वक्त के दौरान योरो अपने अपार्टमेंट में छुपा रहता है ताकि डेस्परेट वुमेन का टारगेट ना बन जाए। लेकिन जब उसके सप्लाईज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नोट छोड़कर बाहर सिचुएशन देखने का फैसला करता है। इसी वक्त सेनेटर ब्राउन सारा को एक मिशन देती है। उसे उनकी बेटी हीरो को ढूंढना है, जिसने डिजास्टर के बाद से कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन हीरो किसी सेफ जगह में छुपने की जल्दी में नहीं होती। इसके बजाय वो एक रेफ्यूजी सेंटर जाती है ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इनमें उसकी डिसीज्ड लवर की वाइफ भी शामिल होती है। इसके बाद हीरो वापस उस हाइडआउट में लौट आती है जहां उसके दोस्त इकट्ठा हुए होते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शहर में अब भी कुछ मर्द जिंदा हैं, लेकिन जल्दी ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लोग असल में फीमेल बॉडीज में पैदा हुए थे और हार्मोन थेरेपी के थ्रू ट्रांजिशन कर चुके हैं। इसीलिए इस मिस्टीरियस प्लेग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में इवैक्यूएशन शुरू हो जाती है और हेवी मिलिट्री व्हीकल्स सड़कों पर पेट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यॉरिक को मिलिट्री से बचने के लिए छुपना पड़ता है। फिर भी वो किसी तरह एक लोकल बार में घुसने में कामयाब हो जाता है ताकि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक और मैसेज छोड़ सके। यॉरिक अब भी उम्मीद करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा होगी और उसका ऑटोग्राफ देखकर वापस घर लौट आएगी। आमतौर पर यॉरिक सबकी नजरों से बचा रहता है, लेकिन इस बार चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं होती। उसका कैपुचिन मंकी भाग जाता है और यॉरिक मजबूरन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रेस्टलेस एम्परैंड फ्लडेड सबवे में उतर जाता है और गंदे पानी में गायब हो जाता है, जो मुर्दा लोगों की लाशों से भरा हुआ होता है। अपनी घिन और डर से लड़ते हुए यॉरिक उसके पीछे जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपने इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहता। एक वक्त पर यॉरिक को लगता है कि उसने पास में किसी और जिंदा आदमी को देखा है, लेकिन वो सिर्फ एक वहम निकलता है। जब वो अपनी फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाता है तो उसे सिर्फ गंदा पानी ही नजर आता है। पानी से बाहर निकलने के बाद यॉरिक कपड़े बदलने के लिए एक क्लोथिंग स्टोर में चुपके से घुस जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक हिडन नहीं रह पाता। शॉपकीपर्स उस नेकेड विजिटर को देखकर शॉक में जम जाती हैं। उनमें से एक औरत सजेस्ट करती है कि इस लड़के को पकड़कर अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाए ताकि उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। लेकिन आखिर में उस पर तरस खाकर वो उसे जाने देती हैं और उसे क्लीन क्लोथ्स का एक सेट दे देती हैं। जो स्ट्रेस यॉरिक ने इतने दिनों में झेला होता है वो उसे लगभग पागल कर देता है। अपने फोन में वीडियोस देखते हुए उसे वो दिन याद आता है जब एम्परैंड उसकी जिंदगी में आया था, और जैसे ही वो अपने दोस्त की आवाज सुनता है, छोटा सा मंकी अपनी हाइडिंग स्पॉट से बाहर आ जाता है। दोनों वापस घर लौट आते हैं और खुद को वहां सेफ महसूस करते हैं। लेकिन जब यॉरिक दरवाजा खुलते हुए सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत था। कोई उनके अपार्टमेंट में घुस चुका होता है और अब उसे खुद का बचाव करना पड़ेगा। एक गिटार को हथियार बनाकर वो कोने के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसे अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता। सारा यॉरिक से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग साबित होती है। वो यॉरिक को आसानी से डिसार्म कर देती है और कुछ घंटों बाद उसे उसकी माँ सेनेटर ब्राउन के पास ले आती है। जो पायलट्स यॉरिक को व्हाइट हाउस तक लेकर आए थे उन्हें लॉक कर दिया जाता है। सारा एक्सप्लेन करती है कि उन्हें लॉन्ग फ्लाइट के बाद रेस्ट की जरूरत है, लेकिन सब असल वजह समझ जाते हैं। किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि नए प्रेसिडेंट का बेटा जिंदा है, वरना कंस्पिरेसी के शक पैदा हो सकते हैं और हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। खुद यॉरिक भी इस सिचुएशन से खुश नहीं होता। थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो व्हाइट हाउस को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाती है। एक अबैंडन्ड ऑफिस में उसे मारा देख लेती है, जो मर चुके प्रेसिडेंट की विडो होती है। खुशकिस्मती से जेनिफर और सारा बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाती हैं और वो सिचुएशन को इस तरह दिखाती हैं कि मारा सिर्फ मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार है। इसी दौरान यॉरिक खुद को छिपा लेता है, लेकिन अब कंस्पिरेटर्स के सिर पर लटकता खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है और सारा इस बात पर जोर देती है कि यॉरिक को
जितनी जल्दी हो सके व्हाइट हाउस से बाहर निकाला जाए। इसी बीच लेट प्रेसिडेंट की बेटी ये जानने की कोशिश करती है कि उसकी मां ने उस रात असल में क्या देखा था। जेनिफर उसे यकीन दिलाती है कि वो सब सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी, लेकिन किम्बरली को शक होता है कि प्रेसिडेंट ब्राउन उससे झूठ बोल रही हैं। इजराइल में एक इंजर्ड वुमन होश में आती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि धरती के सारे मर्द मर चुके हैं, वो डिक्लेयर करती है कि अब उसे यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंसी क्लेम करनी होगी। दूसरी तरफ नोरा ब्रेडी नाम की फॉर्मर प्रेसिडेंशियल एडवाइजर अपनी यंग डॉटर मैकेंजी के साथ भटकने पर मजबूर हो जाती है। अपने हस्बैंड और दोनों बेटों को खोने के बाद और सरवाइव करने के किसी जरिए के बिना नोरा टूट सी जाती है, लेकिन आखिर में वो खुद को संभालती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ने का फैसला करती है। फिर व्हाइट हाउस में खबर पहुंचती है कि रेजिना ओलिवर, जो प्रेसिडेंसी की मेन कैंडिडेट है, अब भी जिंदा है। इस खबर के बाद स्टाफ दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप जेनिफर ब्राउन के साथ रहता है, जबकि दूसरा ग्रुप रेजिना ओलिवर और प्रेसिडेंट की बेटी किम्बरली का सपोर्ट करता है। सिचुएशन को देखते हुए जेनिफर के पास सैरा की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपने बेटे को एक सेफर लोकेशन पर भेजने की परमिशन दे देती है। सैरा उन पायलट्स को दोबारा बुलाती है जो पहले यूरो को ट्रांसपोर्ट कर चुके थे। वो उन्हें हीरो, स्टार्स और हमेशा के लिए ग्लोरी का वादा करके मिशन के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन यूरो को सीक्रेटली बिल्डिंग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो होता है डेड बॉडीज से भरी एक कार्ट। यूरो इस आइडिया को मना कर देता है और कोई दूसरा प्लान सोचने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा बिल्कुल नहीं मानती। उसके मुताबिक वो लोग कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते और यूरो को ये सब सहना ही पड़ेगा। आखिरकार सैरा सक्सेसफुली यूरो को बिल्डिंग से बाहर निकाल लेती है और उसे एक हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर कर देती है। इस हेलीकॉप्टर को वो खुद पायलट करने वाली होती है। उनके आगे एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है जिसमें सिर्फ फीमेल पायलट्स होती है। उसका काम सिर्फ डाइवर्जन क्रिएट करना होता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर्स एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड तक पहुंचते हैं और लोगों की नजरों से गायब हो जाते हैं, स्कॉट हेलीकॉप्टर अचानक कंट्रोल खो देता है और अगले ही पल वो आग के शोलों में फट जाता है। ये मंजर देखकर यूरो बुरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन सैरा बिल्कुल काम रहती है क्योंकि वो जानती है कि ये पायलट्स की साइलेंस की कीमत थी। कई घंटों की फ्लाइट के बाद सैरा और यूरो एक जंगल में लैंड करते हैं ताकि थोड़ी देर रेस्ट कर सके। डेड बॉडीज वाली कार्ट में सफर करने की वजह से यूरो के कपड़ों से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है, इसीलिए सैरा उसे कपड़े उतारने और उन्हें धो लेने के लिए कहती है। इसी दौरान यूरो की सिस्टर हीरो भी एक सेफ जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसके साथ एक उसका ट्रांस फ्रेंड भी होता है। रास्ते में वो लोग एक लूटेड स्टोर पर रुकते हैं, उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ खाना मिल जाए, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात नोरा और मैकेंजी से होती है जो बुरी तरह डरी हुई होती है। जब हीरो लड़की की टांग देखती है तो उसे एक सीरियस इन्फेक्टेड वुंड नजर आता है। वो नोरा से परमिशन मांगती है ताकि वो फर्स्ट एड दे सके और सब लोग अपना सफर कंटिन्यू कर सके। उधर जंगल में सैरा और यूरो के कैंप पर वाइल्ड लूटर्स का एक गैंग अटैक कर देता है। सैरा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने और बात करके सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रिस्क लेने से बचने के लिए यूरो मास्क पहन लेता है और एक स्टिक हिलाकर उन लड़कियों को डरा देता है। आखिरकार वो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन सैरा और यूरो डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, इसीलिए वो दोनों नियरेस्ट टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। नियरेस्ट टाउन पहुंचकर सैरा और यूरो एक हेलीकॉप्टर, जनरेटर और कुछ ग्रेनेड्स के बदले एक मोटरसाइकिल हासिल कर लेते हैं। जब सैरा मोटरसाइकिल इंस्पेक्ट कर रही होती है तब यूरो सारे सेफ्टी रूल्स भूलकर अचानक भीड़ में भाग जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने क्राउड में अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को देखा है, लेकिन उसकी ये फूलिश हरकत उसे सीधा एक ट्रैप में फंसा देती है। कुछ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स उसे घेर लेती हैं, वो उसका मास्क उतार देती हैं और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जान लेती हैं। सैरा को अपने कंपेनियन को बचाने के लिए बीच में आना पड़ता है। ऑफिसर्स से फाइट करते हुए वो किसी तरह यूरो को वहां से निकाल लेती है। जैसे ही उन्हें थोड़ा सेफ मोमेंट मिलता है, सैरा बाइक रोक देती है। वो यूरो को समझाती है कि मिशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसने अभी अभी अपनी बेवकूफी से सब कुछ खतरे में डाल दिया था। इसी बीच हीरो, उसका दोस्त और उनके नए कंपेनियंस एक अबैंडन्ड विमेंस शेल्टर में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। हीरो नोरा को बताती है कि उसकी बेटी को सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन फार्मेसीज पहले ही लूट ली गई हैं और आसपास के घर भी खाली पड़े हैं। फियर और हेल्पलेसनेस से टूटी हुई नोरा बाहर निकल जाती है ताकि उसकी बेटी उसके आंसू न देख सके, लेकिन बाहर उसका सामना एक नए इम्तिहान से होता है। कुछ हॉर्स वुमेन कोर्टयार्ड में आ जाती हैं। वो क्लेम करती हैं कि ये जगह उनकी है और वो अनइनवाइटेड गेस्ट से बिल्कुल खुश नहीं है। जल्द ही शेल्टर में मौजूद बाकी लोग भी पकड़े जाते हैं। सबको स्टेगल्स में ले जाया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से एक्स्ट्रा लोग सिर्फ एक्स्ट्रा माउथ्स होते हैं जिन्हें खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन नोरा एक ऐसी चीज नोटिस करती है जो शायद उनकी जान बचा सकती है। हॉर्स वुमेन में से एक लड़की बुरी तरह इंजर्ड होती है। नोरा हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ट्रीटमेंट करे। हीरो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन गन शॉट वुंड बहुत ज्यादा सीरियस होता है और उनके पास सिर्फ डक्ट टेप और कुछ रबर ग्लव्स ही होते हैं। कई घंटों की मेकशिफ्ट सर्जरी के बाद भी लड़की की कंडीशन और खराब हो जाती है। आखिरकार विमेंस गैंग की लीडर रॉक्सैन उसकी सफरिंग खत्म करने का फैसला करती है। नोरा के लिए हैरानी की बात यह होती है कि रॉक्सैन काफी काइंड और अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। वो गेस्ट्स को रात के लिए अपने घर में रुकने का इन्विटेशन देती है और मैकेंजी के लिए एंटीबायोटिक्स देने का भी प्रॉमिस करती है। जब ग्रुप रॉक्सैन के साथ आगे बढ़ता है तब हीरो को एहसास होता है कि एंटीबायोटिक्स तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में गैंग के कंट्रोल में एक पूरा शॉपिंग मॉल होता है जो सप्लाई से भरा पड़ा होता है। दूसरी तरफ सैरा और यूरो बॉस्टन की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। उनका मकसद जेनेटिसिस्ट एलिसन मैन को ढूंढना होता है, लेकिन सिटी के एंट्रेंस पर उनका सामना एक हेवीली गार्डेड मिलिट्री चेक पॉइंट से होता है। ये जगह टीयर गैस और आर्म्ड सोल्जर्स से घिरी हुई होती है। सैरा एक प्लान बनाती है। वो सजेस्ट करती है कि दोनों अलग हो जाएं।
वो सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी, जबकि यूरो और एम्पर एंड चुपके से ब्लॉकेड के आसपास से निकल जाएंगे। बॉस्टन में सैरा को जल्द ही समझ आ जाता है कि मर्दों के खत्म होने से दुनिया से क्राइम खत्म नहीं हुआ। रेबल ग्रुप्स लगातार हार्वर्ड पर अटैक कर रहे होते हैं। वो अंदर घुसकर आंसर्स ढूंढना चाहते हैं। प्लान काम कर जाता है। जब सैरा सोल्जर्स को बिजी रखती है तब यूरो चुपके से एक हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन वहाँ वो रेबल्स के हाथ लग जाता है। कुछ पल के लिए उसका सीक्रेट एक्सपोज होने का खतरा पैदा हो जाता है। खुशकिस्मती से रेबल्स उसे एक ट्रांस मैन समझ लेते हैं, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बता देते हैं कि वो अपने जैसे लोगों को कहाँ ढूंढ सकता है और हार्मोन्स कहाँ मिलेंगे। आखिरकार यूरो और सैरा एलिसन मैन का अपार्टमेंट और फिर हार्वर्ड में उसका ऑफिस ढूंढ निकालते हैं। एलिसन स्ट्रेंज विजिटर्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन जैसे ही यूरो अपना मास्क उतारता है वो तुरंत समझ जाती है कि ये लोग उसके पास क्यों आए हैं। उसे एहसास होता है कि उसे यूरो और उसके कैपुचिन मंकी का स्टडी करना होगा, लेकिन हार्वर्ड में काम करना इम्पॉसिबल है। वहाँ ना इक्विपमेंट बचा है, ना ही बायोलॉजिकल सैंपल्स। इसीलिए वो एक ही पॉसिबल ऑप्शन सजेस्ट करती है, उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, जहाँ अब भी एक फंक्शनल लैब मौजूद है। सैरा एक और डेंजरस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सीक्रेटली वो रेडियो सैबोटाज कर देती है। अब व्हाइट हाउस से कांटेक्ट करने का उनका एक रास्ता भी खत्म हो जाता है। बाद में सैरा रेडियो की मैल फंक्शन को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करती है। वो यूरो से कहती है कि वो एलिसन का ख्याल रखे जब तक वो व्हाइट हाउस से कांटेक्ट करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ कर आती है। इसी बीच पावर को लेकर पॉलिटिकल इनफाइटिंग फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन सब लोग सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस नहीं कर रहे होते। जेनिफर ब्राउन की एक एड क्रिस्टीन अचानक बीमार पड़ जाती है। उसे डर होता है कि शायद उसने अपना बेबी खो दिया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकलता है। प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से प्रोग्रेस कर रही होती है और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि बच्चा शायद एक लड़का हो सकता है। दूसरी तरफ सैरा एक स्ट्रेंजर के घर में घुस जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि घर की ओनर भी उसकी तरह ही स्केर्ड और डेंजरस है। दोनों औरतों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जब उन्हें बात करने का मौका मिलता है तब एक शॉकिंग सच सामने आता है। दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं और दोनों का मिशन भी एक ही था, इस घर की ओनर को ढूंढना और उसे मार देना। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सुनकर जेनिफर बुरी तरह परेशान हो जाती है। क्रिस्टीन उसे काम करने की कोशिश करती है। सर्च टीम ने रिपोर्ट किया होता है कि उन्हें सिर्फ 2 पायलट्स की डेड बॉडीज मिली है, लेकिन ये रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जेनिफर को एहसास हो जाता है कि सैरा ने शायद जानबूझकर हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया था ताकि अननेसेसरी विटनेसेस को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। फिर एक और ख्याल उसे डरा देता है। उसका बेटा यूरो एक डेंजरस क्रिमिनल के साथ है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि सैरा उसके साथ क्या कर सकती है। इसी दौरान रेजिना ओलिवर को व्हाइट हाउस लाया जाता है। किम्बर्ली इस मौके का फायदा उठाती है। वो जेनिफर ब्राउन को पावर से हटाने के लिए सीक्रेटली कू प्लान करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे खुद पावर हासिल करने के सपने देखने लगती है। उधर एलिसन मैन यूरो से कन्फेस करती है कि उसे अपनी रिसर्च की सक्सेस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। उसे नहीं पता कि उनके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे या नहीं, ना ही उसे ये पता है कि मर्दों का मौत का रीजन कभी पता चल पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात, शायद मेल स्पीशीज को वापस लाना भी मुमकिन ना हो। एक बात जरूर क्लियर है, यूरो और उसके मंकी के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जल्द ही वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट बनने वाले हैं। कुछ देर बाद सैरा वापस आती है और कहती है कि अब उन्हें तुरंत निकलना होगा, लेकिन वो यूरो से झूठ बोलती है। वो क्लेम करती है कि उसकी जेनिफर से बात हो गई है और अब उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की परमिशन मिल चुकी है। तीनों अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि सिटी में मिलिट्री पेट्रोल पहले ही सैरा की फोटो लेकर उसे ढूंढ रही है। जब विमेन गैस डिप्लॉयमेंट के बीच सेफ मोमेंट का वेट कर रही होती है, तब यूरो एक और रिस्की डिसीजन लेता है। वो उस जगह जाना चाहता है जिसके बारे में रेबल्स ने उसे बताया था, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एक ऐसी जगह जहां वो बिना मास्क के अपना असली चेहरा दिखा सकता है। यूरो की इस हरकत पर सैरा बुरी तरह गुस्सा हो जाती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि असली डेंजर यूरो नहीं बल्कि सैरा खुद है। पेट्रोल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तक पहुंच जाती है और सबको सैरा की फोटो दिखाती है। किसी तरह तीनों उन हंटर्स से बचकर निकल जाते हैं और एक चर्च में जाकर छुप जाते हैं। यहीं सैरा को मजबूरन सच बताना पड़ता है। वो एडमिट करती है कि उसका व्हाइट हाउस से कोई कांटेक्ट नहीं है और अब तक के सारे डिसीजंस उसने अपनी मर्जी से लिए हैं। दूसरी तरफ हीरो, उसका दोस्त नोरा और मैकेंजी अब भी रॉक्सैन की कम्यून में रह रहे होते हैं। पहली नजर में ये जगह पैराडाइज लगती है। यहाँ फूड है, मेडिसिन है और सेफ्टी भी है, लेकिन जब नोरा अपनी बेटी को एक और रेडिकल फेमिनिस्ट मीटिंग से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तब रॉक्सैन का गुस्सा फट पड़ता है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो सिर्फ गेस्ट्स हैं और उन्हें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे। रॉक्सैन हर मुमकिन कोशिश करती है कि यंग मैकेंजी मर्दों से नफरत करने लगे और उनके मूवमेंट का हिस्सा बन जाए। एक और मीटिंग के दौरान अचानक बैटल अलार्म बज उठता है। विमेन जल्दी जल्दी बैरिकेड्स बनाती हैं और वेपन्स उठा लेती हैं ताकि अपने सुपरमार्केट को डिफेंड कर सके, लेकिन एनिमीज कोई आर्मी नहीं होती, वो सिर्फ डेस्परेट विमेन का एक छोटा सा ग्रुप होता है जिनके साथ एक छोटी सी लड़की भी होती है। रॉक्सैन उनसे मिलने बाहर जाती है, लेकिन अब वो अपनी कम्यून में आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची भी उसके दिल में कोई सिंपैथी पैदा नहीं कर पाती और वो रेफ्यूजीज को मदद देने से इनकार कर देती है। इसी दौरान एलिसन को सैरा की चीजों में एक फ्लायर मिलता है। वो असल में सैरा का वांटेड नोटिस होता है। एलिसन सजेस्ट करती है कि यूरो को सैरा से दूर भाग जाना चाहिए ताकि वो उसके साथ डेंजर में ना पड़े, लेकिन यूरो अपनी दोस्त को बिट्रे करने से मना कर देता है, भले ही उसे एहसास हो चुका हो कि सैरा उनसे कुछ छुपा रही है। उस शाम रॉक्सान अपने कम्यून के लोगों को एक स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा करती है। सेरेमनी के शुरू में वो सबको लॉरा नाम के एक मेंबर के बारे में बताती है जो उस मूवमेंट का हिस्सा होती है जिसे रॉक्सान प्राउडली अमेज़न कहती है।
है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और इनोसेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे सेलिब्रेशन आगे बढ़ता है, हीरो और उसके कंपेनियंस को महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सबसे पहले लॉरा पर मिट्टी छिड़की जाती है, उसके बाद उसे एक बाथ टब में डुबोया जाता है, और जब वो पानी से बाहर निकलती है तो सब लोग उसे एक नए नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं, अथीना। ये सब देखकर सैम, जो हीरो का ट्रांस फ्रेंड है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और हॉल छोड़कर बाहर निकल जाता है। मूवमेंट की एक मेंबर उसके पीछे आती है और उसे रॉक्सान से टकराने से मना करती है, लेकिन इसके बजाय वो खुद ही मुसीबत में फंस जाती है। उसे तुरंत बात करने के लिए बुला लिया जाता है। इसी दौरान व्हाइट हाउस में जेनिफर को एक रिपोर्ट मिलती है। सर्च टीम ने सारा का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और उसके लिए एम्बुश प्रिपेयर किया जा रहा है। प्रेसिडेंट को डर लगने लगता है कि कहीं स्काउट्स उसके बेटे को भी न ढूंढ लें, लेकिन तब तक एलिसन यूरो को वहां से निकलने के लिए मना लेती है और दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है। ट्रैकर्स यूरो और एलिसन का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज कर देती है और उनके रेडियोज डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह व्हाइट हाउस से उनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह कट जाता है। उस रात नोरा चीखों की आवाज से उठती है। वो बिना आवाज किए कमरे से झांकती है और देखती है कि अमेज़न वुमेन का एक ग्रुप सैम से बात करने वाली लड़की को सजा दे रहा है। जो वुमेन दूर से मुस्कुराती हुई और फ्रेंडली लगती थी, असल में बहुत रूथलेस निकलती हैं। लेकिन नोरा डिसाइड करती है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी बेटी की सेफ्टी होती है और उसके लिए वो उनके रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ सारा को एक वैन मिल जाती है और ग्रुप सैन फ्रांसिस्को की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करता है। भले ही यूरो और एलिसन ने उससे बचकर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके बीच ट्रस्ट और भी कम हो चुका होता है। सारा अब अपने कंपेनियंस पर पहले जैसा भरोसा नहीं करती और इसी वजह से एक और डिजास्टर हो जाता है। ड्राइव करते वक्त सारा को नींद आ जाती है और वैन रोड से बाहर जाकर क्रैश कर जाती है। रिक से बाहर निकलने के बाद एलिसन सारा को ढूंढने लगती है, लेकिन सारा ड्राइवर सीट में नहीं होती। उसकी जगह पास में मिलिट्री व्हीकल्स का एक कॉन्वॉय नजर आता है और ये कॉन्वॉय व्हाइट हाउस से रिलेटेड नहीं होता। जेनिफर को भी इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि फ्यूजिटिव्स में एक आदमी भी शामिल था। जब जेनिफर लोगों के शक को अपने बेटे से दूर करने की कोशिश कर रही होती है, तब यूरो एक अनफेमिलियर हाउस में होश में आता है। वो एक अननोन वुमेन के साथ बेड पर पड़ा होता है। बेड से उठकर वो अपने मंकी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो उसे यहाँ लेकर आए थे। रैंच के रेजिडेंट्स देखने में पीसफुल लगते हैं, लेकिन वो यूरो को ये बताने से मना कर देते हैं कि उसके कंपेनियंस कहाँ हैं। इसी बीच सारा और एलिसन एक जेल सेल में उठती हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि वो कहाँ हैं और वहाँ से कैसे निकल सकती हैं। दूसरी तरफ जेनिफर सर्वाइविंग सिटीजन्स को एड्रेस करती है। वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इवैक्यूएशन को एक्सेप्ट करें और केओस क्रिएट ना करें। इसी क्राउड में जेनिफर को एक फेमिलियर चेहरा नजर आता है, बेथ, उसके बीटे यूरो की गर्लफ्रेंड, जो इतने वक्त से हॉस्पिटल में थी। जब जेनिफर बेथ से बात कर रही होती है, तब किम्बरली सीक्रेटली रजीना को जेनिफर के खिलाफ भड़का रही होती है। पीसफुल एटमॉस्फेयर के बावजूद यूरो को फ्री नहीं किया जाता, उल्टा उसे भी गर्ल्स के साथ एक सेल में डाल दिया जाता है ताकि कम्युनिटी डिसाइड कर सके कि प्रिजनर्स के साथ क्या करना है। इसी दौरान एक और बुरी खबर आती है। ग्रीस में फ्लू का एक नया स्ट्रेन डिस्कवर हुआ है। जेनिफर तुरंत इस नए क्राइसिस को हैंडल करने में लग जाती है, लेकिन तभी मारा कमांड सेंटर में आ जाती है। वो डिमांड करती है कि उसे सच बताया जाए, क्या यूरो के जिंदा होने की अफवाहें सच है। सेल के अंदर वेट करना सबके लिए अनबेरेबल हो जाता है और यूरो और सारा के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक हैवी डोर खुलता है। सेटलमेंट की एक वुमेन अंदर आती है। वो बताती है कि डिसीजन ले लिया गया है। सारा के रिकवर होने तक उन्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें सिटी से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ अपना सफर कंटिन्यू कर सके। रैंच के रेजिडेंट्स सैम को एक अलग बेडरूम देते हैं। सोने से पहले सैम यूरो को वार्न करता है कि किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट मत करना, लेकिन यूरो को लगता है कि सैम डेंजर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। रैंच का माहौल काफी पीसफुल लगता है। यहाँ फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है और क्लीन वाटर भी है। ऐसी लग्जरीज जो अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत रेयर हो चुकी हैं। इसी बीच मारा का दुख हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है और अपने हस्बैंड और बेटों से दोबारा मिलने की उम्मीद में नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। जाने से पहले वो अपनी बेटी के लिए एक नोट छोड़ जाती है। उस नोट में वो उससे माफी मांगती है और स्ट्रांग रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बेथ वापस सिटी में लौट आती है, लेकिन अपने दोस्तों के पास जाने के बजाय, जैसा उसने जेनिफर से कहा था, वो सीधा एक रेबल ट्रक में जाकर बैठ जाती है और व्हाइट हाउस पर अटैक प्लान करने वाले ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। उधर रॉक्सैन की कम्यून में अमेज़न मेंबर्स में से एक केट ग्रुप छोड़कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्सैन उसे अपने स्ट्रिक्ट रूल्स याद दिलाती है और भागती हुई लड़की को पीछे से गोली मार देती है। लेकिन वो बाकी लोगों को सच नहीं बताती। उसके बजाय वो इस इंसिडेंट को नोमैड्स के अटैक का नाम दे देती है ताकि कोई और मेंबर ग्रुप छोड़ने की हिम्मत न करे। इसके बाद रॉक्सैन सबको इंटेंसिव फायर आर्म्स ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और साथ ही वो गेस्ट्स को कम्यून से निकलने का भी प्लान बनाती है। नोरा को ये बात कम्यून की
एक मेंबर से पता चल जाती है। वो तुरंत रॉक्सैन के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे और मैकेंजी को यहाँ रहने दिया जाए, लेकिन रॉक्सैन पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो नोरा को सिर्फ कुछ और दिन देती है, उसके बाद उसे और उसकी बेटी को कम्यून छोड़ना ही होगा। रॉक्सैन को याद आता है कि कैसे उसने ये जगह ढूंढी थी और अमेज़न कम्युनिटी की फाउंडेशन रखी थी। शुरू से ही वो इस ग्रुप की इकलौती लीडर रही थी और आज तक कुछ भी नहीं बदला। वो अब भी सारे रूल्स खुद बनाती है और सबको ये यकीन दिलाती रहती है कि उसकी प्रोटेक्शन के बाहर सिर्फ डेंजर और डेथ है। हर रोज मीटिंग्स होती हैं जहां विमेन को मर्दों के बुरे कामों को याद करने और ये मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि रॉक्सैन ही उनकी इकलौती सेवियर है। सैम को इन गैदरिंग्स में आने से मना कर दिया जाता है, इसलिए वो वहां से निकलने की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। उसका प्लान होता है कि लेक के पास गेस्ट हाउसेज में जाकर अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाए, लेकिन हीरो धीरे धीरे रॉक्सैन के इन्फ्लुएंस में आने लगती है। अब उसे भी यकीन नहीं रहता कि वो यहाँ से जाना चाहती है या नहीं। एक दिन रॉक्सैन हीरो और सैम के बीच इमोशनल आर्गुमेंट देख लेती है। वो इस मौके का फायदा उठाती है और हीरो को फिर से मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। वो उसे समझाती है कि एक नॉट रियल मैन को भी उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। आखिरकार दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो जाते हैं और उसी रात रॉक्सैन सैम को कम्यून से निकाल देती है। हाँ, वो थोड़ा बहुत फूड जरूर दे देती है। अगली सुबह रॉक्सैन हीरो को ये नहीं बताती कि सैम को उसने खुद भेजा था। इसके बजाय वो हीरो को कंफर्ट करती है और मर्दों को अलविदा कहने के नाम पर एक फेयरवेल सेलिब्रेशन भी ऑर्गेनाइज करती है। फेस्टिवल एक नॉइजी और चीयरफुल पार्टी के साथ खत्म होता है। सब लोग इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं, सब सिवाय नोरा के। नोरा कभी भी इस ग्रुप में फिट नहीं हो पाती और अपना बदला लेने के लिए वो एक डेंजरस डिसीजन लेती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, वो शॉपिंग मॉल को आग लगा देती है। अमेज़न मेंबर्स किसी तरह बच जाती हैं, लेकिन उनकी सारी सप्लाईज जलकर खत्म हो जाती है। नोरा अपनी खुशी को दुख के पर्दे के पीछे छुपा लेती है और बाकी लोगों के साथ मिलकर शोक मनाने का नाटक करती है। अपने काम से खुश होकर नोरा रात में भागने की प्रिपरेशन करती है, लेकिन जब वो जंगल में अपना सामान चेक करने जाती है, तब उसे रिवर के पास एक पुलिस कार मिलती है और उस कार के अंदर कई डेड बॉडीज होती हैं। यहीं उसे एहसास होता है कि रॉक्सैन वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखावा करती है और नोरा डिसाइड करती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए यूज करेगी। एक सही मौका देखकर नोरा रॉक्सैन को अपनी डिस्कवरी के बारे में बता देती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, लेकिन बदले में उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। नोरा और उसकी बेटी को हमेशा बेस्ट फूड, प्रोटेक्शन और शेल्टर दिया जाएगा। लेकिन नोरा सिर्फ साइलेंस ऑफर नहीं करती, वो रॉक्सैन से ये भी प्रॉमिस करती है कि सप्लाईज खत्म होने के बाद भी वो उसकी लीडरशिप को बचाने में मदद करेगी, ताकि लोग उसे छोड़कर ना चले जाएं। रॉक्सैन नोरा की कंडीशंस मान लेती है। उसके बाद वो अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करती है और एक फायरी स्पीच देती है। वो सबको यकीन दिलाती है कि वो हर मुश्किल को पार करेंगे और एक दिन पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ सारा धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। वो फिर से ट्रेनिंग करना भी शुरू कर देती है, लेकिन अब भी वो हेलुसिनेशंस और अजीब विजन से परेशान रहती है। इस सब के बावजूद वो यूरो पर नजर रखती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि यूरो ने एक बार फिर विलेजर्स पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लिया है। सारा का शक और भी बढ़ जाता है जब एक विलेजर उसके पास आकर रेक्ट व्हीकल में मिले एक डिवाइस के बारे में सवाल पूछता है। लड़की ये बताने से मना कर देती है कि वो डिवाइस क्या है, लेकिन क्लियरली वो नहीं चाहती कि यूरो को बीकन के बारे में पता चले। इसी बीच रॉक्सैन के ऑर्डर्स पर हीरो एक और सेटलमेंट तक पहुंचती है। ये विमेन का एक ग्रुप होता है जिन्होंने मर्दों की याद में एक मेमोरियल बनाया होता है। वो विमेन्स राइट्स के नाम पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन रॉक्सैन का असली प्लान कुछ और ही होता है। वो सेटलमेंट से फूड और सप्लाईज लूटने के लिए रेड ऑर्गेनाइज करती है। अमेज़न विमेन उस मेमोरी टाउन पर टूट पड़ती है, लेकिन नोरा को जल्दी ही समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। उनका मकसद सिर्फ फूड और वाटर लेना नहीं होता, वो लोग तो हर चीज को पागलों की तरह डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। नोरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो रॉक्सैन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पागल हो चुकी लीडर इंसिस्ट करती है कि वही सही रास्ता है। दूसरी तरफ रेजिना ओलिवर अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी होती है। वो जेनिफर ब्राउन को पावर से हटाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो अपने एलाइज को ऑर्डर देती है कि 30 मिनट के अंदर कू के लिए रेडी हो जाएं। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रेजिना किम्बरली के पास जाती है, लेकिन अपनी माँ की डेथ के बाद किम्बरली का जज्बा काफी हद तक खत्म हो चुका होता है। अब वो रिबेलियन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इसी वक्त गवर्नमेंट बिल्डिंग के नीचे बेथ की टीम सीक्रेटली एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर रही होती है। कुछ देर बाद जेनिफर ब्राउन को कमांड सेंटर में बुलाया जाता है। वहाँ उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने यूरो के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाई। अपनी प्रेग्नेंट एड को बचाने के लिए जेनिफर को सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कन्फेस करती है कि उसका बेटा सच में जिंदा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने ह्यूमैनिटी को बचाने की उम्मीद में उसे एक जेनेटिसिस्ट के पास भेजा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि यूरो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाया है या नहीं। जो लोग कल तक जेनिफर का सपोर्ट कर रहे थे, अब रेजिना के साइड में खड़े हो जाते हैं। सब डिमांड करते हैं कि जेनिफर पावर छोड़ दे और असली प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दे दे। लेकिन तभी अचानक एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और सबको समझ आ जाता है कि इंट्रूडर्स अंदर घुस चुके हैं। बेथ की लीडरशिप में रेबल्स अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं। उनका सामना पॉलिटिशियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस से होता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को अपने वेपन्स नीचे रखकर सरेंडर करना पड़ता है। जेनिफर बेथ को उसके बालकलावा के बावजूद पहचान लेती है, लेकिन बेथ उसे इशारा करती है कि वो चुप रहे और उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना करे। जैसे ही डेंजर सामने आता है, रेजिना का प्रेसिडेंट बनने का सपना हवा हो जाता है। अब जेनिफर ब्राउन को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और वो रेबल्स के साथ नेगोशिएशन शुरू कर देती है।
रेबल्स डिसाइड करते हैं कि हॉस्टेजेस को कंट्रोल सेंटर से बाहर निकाला जाए ताकि वो बिना किसी और प्रॉब्लम के बिल्डिंग छोड़ सके। लेकिन इसी वक्त रजीना फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो इंसिस्ट करती है कि वही असली प्रेसिडेंट है और सबको उसकी बात माननी चाहिए। गुस्से में वो सब पर बिट्रेयल का इल्जाम लगाती है, यहाँ तक कि वो किम्बरली और अपने पुराने एलाइज को भी एक्सपोज करने लगती है और आखिर में वो सबसे बड़ा राज बता देती है, जेनिफर ब्राउन का बेटा अब भी जिंदा है। रेजिना की ये बात सुनते ही एक रेबल उसे सीधा फोरहेड में गोली मार देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसके अल्फाज सबके सामने आ चुके होते हैं और सबसे बड़ी बात, अब रेबल्स का पूरा प्लान केओस में बदल चुका होता है। इसी बीच यूरो का सेटलमेंट में लंबा स्टे नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। विमेन अटेंशन के लिए तरसती हुई विमेन अब उसका पीछा करना शुरू कर देती है। हर कोई दुनिया के आखिरी जिंदा आदमी के साथ वक्त बिताना चाहता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब यूरो डिस्ट्रैक्ट होता है और एलिसन लोकल्स के साथ बिजी होती है, सारा चुपके से जंगल में चली जाती है। वहां जाकर वो उस बीकन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है जो इतने टाइम से उनकी लोकेशन ट्रांसमिट कर रहा था। दूसरी तरफ रेबल्स हॉस्टेजेस को वक्त पर इवैक्यूएट नहीं कर पाते। तभी एक सेकंड राइवल फैक्शन वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू टीयर गैस छोड़ देता है। अचानक हॉलवेज में गन फायर शुरू हो जाती है। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं और जो लोग वक्त पर नहीं निकल पाते वो जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। इस केओस के बीच बेथ चुपके से जेनिफर के हैंडकफ्स खोल देती है और उसे वहां से निकलने की कोशिश करती है। जेनिफर अपनी प्रेग्नेंट एड क्रिस्टन को बचाने का वक्त नहीं निकाल पाती, लेकिन खुशकिस्मती से किम्बरली उसका साथ देती है। अंडरग्राउंड पार्किंग के रास्ते वो लोग किसी तरह एक एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान मेमोरी टाउन में रॉक्सैन को पर्सनल बिलोंगिंग्स के बीच एक नोटबुक मिलती है। उस नोटबुक में सारे सर्वाइविंग मेन के नाम लिखे होते हैं। अब रॉक्सैन का एक नया गोल बन जाता है। वो दुनिया के बचे हुए हर आदमी को ढूंढकर खत्म करना चाहती है। उसके हिसाब से सिर्फ इसी तरह प्लैनेट को आजाद किया जा सकता है। अमेज़न विमेन सबसे पहले उस यंग मैन को टारगेट करने का फैसला करती है जिसे वो पहले भी एक बार देख चुकी होती है, जो अब एक नियर बाय विलेज में रह रहा होता है। तब नोरा उस लड़के का पोर्ट्रेट दिखाती है और सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि यूरो ब्राउन होता है। दूसरी तरफ बेथ जेनिफर को अपनी यूनिफॉर्म दे देती है। अलग होने से पहले जेनिफर बेथ को बताती है कि रेजिना की बात सच थी, यूरो सच में जिंदा है। उधर रॉक्सैन और नोरा उस विलेज की तरफ निकल पड़ती हैं जहां उनके हिसाब से सर्वाइविंग मैन छुपा हुआ है। लेकिन डेंजर को महसूस करते हुए सारा तुरंत अपने कंपेनियंस को निकलने के लिए कहती है। यूरो इस सडन डिपार्चर से खुश नहीं होता, लेकिन इस बार वो सारा से बहस करने के मूड में नहीं होता। फिर भी शायद अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रॉक्सैन पहले ही एस्टेट का लोकेशन पता कर चुकी होती है और कुछ ही घंटों में अटैक करने की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच रॉक्सैन के कैंप में दो नोमैड्स आ जाते हैं। उनसे हीरो को प्रेसिडेंट की डेथ के बारे में पता चलता है, ये जाने बिना कि जिस प्रेसिडेंट की बात हो रही है वो उसकी मां नहीं है। हीरो ये समझ बैठती है कि जेनिफर मर चुकी है, लेकिन असल में जेनिफर अब भी जिंदा होती है। अपनी बेटी को मरा हुआ समझकर वो बेथ के साथ सिटी से भागने की तैयारी कर रही होती है। अब वो उस शहर में और नहीं रह सकती जहां उसके खिलाफ ऑलरेडी हंट शुरू हो चुकी है। उसी रात सैम चुपके से जेनिफर के घर में घुस जाता है। जेनिफर तुरंत अपनी बेटी के दोस्त को पहचान लेती है और दोनों मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर पहले ही सराउंड किया जा चुका होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन और किम्बरली एक अबैंडन्ड बान में छुप जाती हैं। सुबह उठते ही किम्बरली अपनी दोस्त को बताती है कि वो सबको बचाने का एक तरीका जानती है। उन्हें ह्यूमन रेस को कंटिन्यू करने के लिए यूरो की जरूरत है और ऐसा लगता है कि यूरो भी इस बात से अग्री करता है। उसी रात वो विलेज की एक विमेन के साथ सो जाता है जो काफी टाइम से उसमें इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक पागल हो चुकी रॉक्सैन की लीडरशिप में अमेज़न विमेन विलेज पर हमला कर देती है। वो चिल्लाते हुए डिमांड करती हैं कि सर्वाइविंग मैन को उनके हवाले कर दिया जाए। गन फायर की आवाज सुनते ही सारा तुरंत उठ जाती है। वो यूरो की न्यू गर्लफ्रेंड को ऑर्डर देती है कि वो उसे तुरंत घर से बाहर निकाले, जबकि सारा खुद पीछे रुककर अटैक को रोकने का फैसला करती है। सिचुएशन देखकर उसे समझ आ जाता है कि एनिमीज की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकलती है और डरने का नाटक करती है। फिर वो लोकल ट्रांसमैन को बाहर ले आती है और उसे ही असली सर्वाइवर बता देती है। मेन स्ट्रीट पर एक डेंजरस फायर फाइट शुरू हो जाती है। गन फायर का फायदा उठाते हुए सारा अपने एनिमीज को डिसार्म करती है और वहां से निकल जाती है। यहाँ तक कि छोटी मैकेंजी भी फाइट में शामिल हो जाती है। वो रॉक्सैन का प्रूफ करना चाहती है कि वो भी कम्यून का हिस्सा बनने के लायक है। इसी दौरान हीरो भागते हुए ग्रुप तक पहुंच जाती है। वो उन पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन फिर अचानक यूरो मुड़कर उसकी तरफ देखता है। अपने भाई को जिंदा देखकर हीरो वहीं जम जाती है। जैसे ही हीरो की नजर यूरो पर पड़ती है वो एकदम फ्रीज हो जाती है, लेकिन यूरो की गर्लफ्रेंड को उनके फैमिली कनेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो बिना सोचे समझे हीरो पर गोली चला देती है। गंभीर तरह से जख्मी होने के बावजूद हीरो अपने भाई को सबसे जरूरी बात बता देती है। वो कहती है कि उनकी मां मर चुकी है और अमेज़न विमेन तुम्हें हर हाल में मारना चाहती है। हीरो यूरो को तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहती है। उसे वक्त दिलाने के लिए वो अपनी ही एक अमेज़न साथी को मार देती है। दूसरी तरफ पूरे शहर में फायर फाइट और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, लेकिन इसी बीच अचानक नोरा अपने हाथ ऊपर कर देती है। वो सबके सामने सरेंडर अनाउंस कर देती है। ये देखकर रॉक्सैन पागल हो उठती है, लेकिन अब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तब हीरो नोरा को बताती है कि यूरो अब भी जिंदा है। ये खबर नोरा को एक नई हिम्मत दे देती है। कैंप में वापस पहुंचते ही वो डिसाइड करती है कि अब रॉक्सैन को लीडर की कुर्सी से हटा दिया जाए। वो सबके सामने रॉक्सैन की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। रॉक्सैन उल्टा नोरा को और प्रोवोक करने लगती है। आखिरकार नोरा अपनी गन निकालती है और सीधा रॉक्सैन के सीने में गोली मार देती है। ये देखकर अमेज़न विमेन शॉक में अपने वेपन्स उठा लेती है, लेकिन नोरा उन्हें शांत कर देती है। वो उनसे ऐसे अल्फाज में बात करती है कि धीरे धीरे सबका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तब हीरो भी आगे बढ़कर नोरा के
साथ खड़ी हो जाती है और उसी पल से कम्यून को एक नई लीडर मिल जाती है। उधर सारा कई किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार यूरो और एलिसन को ढूंढ लेती है। यूरो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी के हर अपने इंसान को खो दिया है और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। सारा उसकी बात ध्यान से सुनती है। फिर वो पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है। वो कहती है कि बचपन में उसने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इसीलिए वो यूरो के दर्द को उससे भी ज्यादा समझ सकती है। उसके बाद सारा यूरो से कहती है कि अगर वो चाहे तो अब इस मिशन से अलग हो सकता है। अब तक वो सिर्फ जेनिफर ब्राउन के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी और अब जब जेनिफर को डेड माना जा रहा है तो टेक्निकली उनका अग्रीमेंट खत्म हो चुका है। लेकिन यूरो इस ऑफर को मना कर देता है। वो सारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी ट्रेनर बन जाए ताकि वो सिर्फ दूसरों पर बोझ बनकर ना रहे और खुद अपनी हिफाजत करना सीख सके। इसी वक्त जेनिफर, बेथ और सैम खुद को एक खाली रूम में बंद पाते हैं। हर तरफ सर्वेलियंस कैमरास लगे होते हैं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता होता कि उन्हें किसने कैप्चर किया है, लेकिन सच ये होता है कि वो सारा के फॉर्मर सुपीरियर के कब्जे में होते हैं, जो सीक्रेट सर्विस का ही एक ऑफिसर था। दूसरी तरफ सारा उस बीकन के सिग्नल को फॉलो करते हुए अपने दोस्तों को एक फ्यूल से भरी हुई व्हीकल तक ले जाती है। उस गाड़ी में सिर्फ गैसोलीन ही नहीं होता बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए जरूरी सारा इक्विपमेंट भी मौजूद होता है। साथ ही उन्हें एक मैप मिलता है जिस पर एक स्पेशल रूट मार्क किया गया होता है, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है और उनके आगे क्या होने वाला है, फिलहाल ये सब एक मिस्ट्री ही रहता है।